बोलिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि हम लोगों ने कल सिलेबस डिस्कस किया था और हम लोगों ने कहा था कि आज से हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे, तो आज से हम लोग क्लास जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और जो जो टॉपिक बताए थे उसी तरह से सिस्टमेटिक जो है हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। और आज जो हम लोग का पहला टॉपिक है उस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आगे जो है आधा एक घंटा जो है आप लोग इस पर बने रहिए और इससे लगभग इस चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे रिलेटेड आगे का जो है कौन कौन प्रोविज़न कहाँ पे जोड़ा गया था उससे भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम लोग बिना इसको कुछ बात किए हुए आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है, भारत में किस तरह से संविधान का एक नींव पड़ा और कैसे कैसे जो है जो हमारा आज संविधान दिखाई देता है, तो इसमें कौन कौन से आयाम जुटते गए और क्या क्या प्रोसेस जो है बनते गया और बनते हुए हम लोग का जो है फाइनली संविधान बना, तो उस पर आज चर्चा करेंगे। और इसको हम लोग सबसे पहले जो संविधान बना यानी कि 47 तक जो जो नियम बने उस नियमों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम लोग 2 पार्ट में बांटते हैं। एक जब जो भारत का शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था, फिर क्या हुआ कि 1857 का विद्रोह हुआ और 1858 के एक्ट के द्वारा जो है जो शासन का दायित्व था, कार्यभार था, वो ब्रिटिश सांसद ने अपने अंतर्गत ले लिया। तो पहला जो हम लोग का सेक्शन है उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत में जो जो नियम बने उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में स्थापित हुआ था और ये वहाँ के जो क्राउन थे ब्रिटेन के, उन्होंने भारत में 15 साल जो है 15 साल बिजनेस करने के प्रस्ताव के साथ यहाँ पर भेजा था और उसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ नियम बने थे। तो उस नियमों को पहले जानते हैं कि कौन कौन ऐसा नियम बना था। सबसे पहला जो है नियम रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, 1773 का इस रेगुलेटिंग एक्ट में जो है कंपनी को रेगुलेट करने के लिए नियम बनाया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में बना था। इन दोनों पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद जो है 4 चार्टर एक्ट है। ये चार्टर एक्ट क्या था कि कंपनी को आगे व्यापार करना है या नहीं उसका अधिकार उसको दिया जाता था। और पहला चार्टर एक्ट जो है वो 1793 में हुआ था और हर 20 वर्षों पर फिर नया चार्टर एक्ट आता था। 20 वर्षों पे तो 4 चार्टर एक्ट बने थे, 1793 और फिर 20 साल देख लेंगे तो 1893 में बना था। ठीक है, और उसके बाद फिर 1833 का चार्टर एक्ट और आखिरी जो चार्टर एक्ट था वो 53 का था। इसके बाद क्या हुआ कि 1857 में विद्रोह हो गया भारत में और उसके बाद ब्रिटिश संसद को लगा कि ये जो है अब शासन का भार जो है कंपनी के बजाय अपने सीधे हाथों में लिया जाए। तो उसके बाद जो है ये कंपनी से जो है कंपनी का जो शासन था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आ गया और फिर उसके अंतर्गत कुछ नियम बने। सबसे पहला जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 बना। एकदम 1857 के क्रांति के बाद जो है कुछ उसमें चेंजेज किया गया और 1858 में ये नियम बना। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1909 जिसको मार्लो मिंटो सुधार भी कहा जाता है और भारतीय परिषद अधिनियम 1919 जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। और भारत सरकार अधिनियम 1935 हम लोग के संविधान का 75% जो है प्रावधान इसी से भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर उसके बाद अगस्त प्रस्ताव 42 का क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन और आखिरी माउंटबेटन योजना था जिसके अंतर्गत भारत स्वतंत्र हुआ था और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। तो ये टॉपिक जो है हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे।
आगे हम लोग इस चैप्टर में ये देखेंगे कि कौन कौन सा प्रावधान अभी भारत के संविधान में शामिल है और कौन कौन सा नया चीज़ जो है वो भारतीय जो राज्य व्यवस्था में जोड़ा गया था। यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था का जो आज स्वरूप दिखाई दे रहा है आपको इन्हीं एक्ट में छुपा हुआ है, और उस सारे एक्ट को हम लोग परत दर परत खोलेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा प्रावधान जो है कैसे कैसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। आज जो है 12 जनवरी है और बहुत ही विशेष दिन है। 12 जनवरी जो है 12 जनवरी विवेकानंद का जन्मदिन है और इसको राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, तो आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं 12 जनवरी और इसको ख़त्म करेंगे 30 जनवरी को। हम लोग का पूरा जो है भारतीय ये ख़त्म हो जाएगा। यानी विवेकानंद के जन्मदिन पर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और 30 जनवरी जो होगा गांधी जी का शहादत दिवस, यहाँ उस दिन जो है ख़त्म होगा ये भारतीय राज्य व्यवस्था। इस इतने दिनों में आप भारत के पूरे राजनीति व्यवस्था क्या है, कैसे है, कब बना, सब कुछ जानेंगे और साथ में उससे रिलेटेड हर टर्म को हम लोग जानेंगे कि अभी क्या प्रावधान है और किस तरह से उसको जोड़ा गया था, इसको जानेंगे। देखिए दो तीन चीज़ है आपके लाइफ में, वो दो बात हम लोग कर रहे थे, एक विवेकानंद का और एक गांधी जी का। तो ये दोनों ऐसे शख्स हैं जहाँ भी आपको अगर कुछ करना है, मोटिवेट होना है, तो आप विवेकानंद को पढ़ लीजिएगा कभी, तो आपको पता चल जाएगा कि लाइफ में जो है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप अपने आप को एकदम कमज़ोर और दिनहीन समझे तो गांधी को पढ़ लीजिएगा। और एक और चीज़ है कि अगर किसी चीज़ में आप फंस गए हैं और लग नहीं रहा है कि अब ये रास्ता कैसे निकलेगा, तो बुद्ध को पढ़ लीजिएगा। और ये तीन लोगों के बारे में ज़रूर आपको पढ़ना चाहिए, विवेकानंद, बापू और बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर हम लोग ये शुरुआत करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। और ये जो हम लोग का पहला टॉपिक है उस पर हम लोग पहले चर्चा करेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों बना। ठीक है, इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा और अभी जो है कौन सा चीज़ जो है इस एक्ट से भारत के राजनीति व्यवस्था में या राज्य व्यवस्था में जोड़ा गया है। सबसे पहले बात कर लें हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये कहा क्यों जाता है। दरअसल क्या था कि 1773 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। उन्होंने एक समिति जो है बनाया था कंपनी के कार्यों को देखने के लिए, और वो गुप्त समिति था, सीक्रेट समिति था। उसके सिफारिश पर ये एक्ट पारित किया गया था, जिस एक्ट को यानी 1773 में जो एक्ट पारित किया था प्रधानमंत्री ने कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, उसी का नाम है रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और 1773 में ये बना था। इसका उद्देश्य क्या था इस रेगुलेटिंग एक्ट का, कि भारत और ब्रिटेन दोनों जगह कंपनी अपना काम कर रही थी, तो कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करना था और जो कंपनी के दोष थे, जो डिफेक्ट आ गया था, उसको कैसे दूर किया जाए, इसके लिए इस एक्ट को बनाया गया था। ठीक है, तो ये जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये बना था मेनली कंपनी को नियंत्रण करने के लिए। ठीक है, और इसका मेन मकसद था कि कंपनी जो है उसके दोष को कैसे दूर किया जाए और किस तरह से जो है कंपनी पर नियंत्रण स्थापित किया जाए। इस उद्देश्य से रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया था। ठीक है, अब इस रेगुलेटिंग एक्ट का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, क्या चेंजेज आया जो भारत में उस पर असर पड़ा। तो सबसे पहले क्या किया गया कि इस रेगुलेटिंग एक्ट में क्या किया गया कि उस समय 3 प्रेसिडेंसी थे भारत में। 3 प्रेसिडेंसी थे। एक प्रेसिडेंसी था बंगाल, दूसरा प्रेसिडेंसी था मुंबई और तीसरा प्रेसिडेंसी था मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को बंगाल के अधीन कर दिया गया।
बंगाल के अधीन कर दिया गया। समझ गए? यानी कि 3 स्वतंत्र 1773 से पहले भारत में 3 स्वतंत्र प्रेसिडेंसी थे और तीनों के अपने अपने गवर्नर होते थे। समझ गए? एक बंगाल था, मुंबई था और मद्रास था। तो इसमें क्या किया गया कि इस एक्ट के द्वारा 1773 में तीनों प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया और बंगाल के जो गवर्नर होते थे, गवर्नर, उनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो वारेन हेस्टिंग्स, प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग्स थे, इस एक्ट के तहत बनाया गया। उसके बाद क्या हुआ कि इस एक्ट के तहत ही क्या किया गया कि ये इस एक्ट में था कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी। यानी इस एक्ट में क्या किया गया कि एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना होगी और भारत में 1774 ईस्वी में इसी एक्ट के तहत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो भारत में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1774 में। और ये जो एक्ट था 1773 का, उसी एक्ट के तहत स्थापना हुई थी। अगर बात करें कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद में है, सुप्रीम कोर्ट, तो ये 124 में। अभी भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में है सर्वोच्च न्यायालय? 124 में है। ठीक है। और हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो 214 में है। समझ गए? तो भारत में पहले, यानी कि अगर हम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को हम लोग अगर देखते हैं तो उसमें भारत में क्या चीज जोड़ गया कि भारत में एक न्यायिक व्यवस्था का शुरुआत हुई, केंद्रीकृत न्यायिक व्यवस्था, और उसमें सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। और सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। ठीक है। और कलकत्ता में हुआ था स्थापना इसका। और अभी भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान है और हाई कोर्ट जो है उच्च न्यायालय 214 के अनुसार है। सर्वोच्च न्यायालय जो बना था उसके प्रथम जज जो थे वो थे एलिजा एम्पे, सर एलिजा एम्पे। प्रथम जज जो थे सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है। और अन्य 3 और जज थे, ये मुख्य न्यायाधीश थे। प्रथम जो है मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा एम्पे थे। ठीक है। और अन्य 3 न्यायाधीश थे वो चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। ये 3 जो है और जज थे। तो इस 1773 के प्रावधान में जो भारतीय राज्य व्यवस्था पर जो सबसे बड़ा इफेक्ट था वो क्या था? भारत के न्यायिक व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय की शुरुआत हो गई कलकत्ता में। उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा एम्पे और 3 अन्य जो उसके न्यायाधीश जज थे वो चेम्बर्स, लेमेस्टर और हाइड। चेम्बर, लेमेस्टर और हाई, यानी CLH। अगर इसको पढ़ना होगा तो क्या हो गया? CLH, चेम्बर, लेमेस्टर एंड हाइड। और मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा एम्पे। ठीक है। अब अगर ये सवाल हो कि अभी भारत में का मुख्य न्यायाधीश कौन है और कौन से मुख्य न्यायाधीश नंबर में वो कौन है, तो अभी भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो है आपको NB रमन्ना। ठीक है। और ये जो है 48वें मुख्य CJI हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, ये 48वें जो हैं वो नंबर के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। और अभी जो है ये जज सुप्रीम कोर्ट में वो टोटल जज का संख्या है 33+1, यानी 33 जज हैं और एक CJI है। ठीक है। और ये जो है कब शुरुआत यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये शुरुआत कब हुआ था? 1774 में। और ये बना था कब? 1773 के एक्ट में कलकत्ता में स्थापित हुआ था। ठीक है। बाद में दिल्ली 50 में आ गया। और सुप्रीम कोर्ट का जो प्रावधान है 124 में और हाई कोर्ट का जो प्रावधान है वो आपको 214 में हाई कोर्ट का प्रावधान है।